हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के बारे में। जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था और जिसमें अमेरिका की मार्केट क्रैश कर गई थी और पूरी दुनिया की जीडीपी जो है वो 15% तक गिर गई थी, तब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड्स 1944 के अंतर्गत इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आता है वाशिंगटन डीसी में और इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं 189। आईएमएफ की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है इसमें स्टेबिलिटी को बरकरार रखना और ग्लोबल इकॉनमी और मेंबर कंट्रीज़ की इकॉनमी जो है उसका ट्रैक रखना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण सभी कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है वो इंटरकनेक्टेड है। अगर एक भी कंट्री की इकॉनमी कोलैप्स करती है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो पूरी वर्ल्ड इकॉनमी पे पड़ता है। तो इसीलिए आईएमएफ का ये मेन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मेन काम इसका आता है कि जो कंट्री फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, जब फाइनेंशियली क्राइसिस में जा रहे हैं जो कंट्री, उनको ऋण प्रोवाइड करना, उनको लोन प्रोवाइड करना कि ताकि उन कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है वो रिवाइव कर सके। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, पॉवर्टी रिडक्शन, ये सब भी आईएमएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं। ट्रेड फैसिलिटेट करना और सिक्योर फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करना, दीज आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आईएमएफ। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन आता है इसके? दिस इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द आईएमएफ। इसमें हर कंट्री से एक गवर्नर होता है और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है। गवर्नर जो होता है वो यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर होता है या फिर सेंट्रल बैंक जो होती है हमारे कंट्री की, उसका गवर्नर होता है। रिसोर्स आईएमएफ के कहाँ से आते हैं? तो जो आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है नीडी कंट्रीज़ को, तो उसका जो रिसोर्स है वो होता है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपने कोटा के अकॉर्डिंग आईएमएफ के पास अपने रिजर्व्स रखते हैं। वोटिंग शेयर ये भी डिपेंड करता है कि किसी कंट्री का कितना कोटा है, तो उसी हिसाब से उसके वोटिंग शेयर्स होते हैं। और ये कोटा कैसे डिसाइड होता है? कोटा डिसाइड होता है कि उस कंट्री की रिलेटिव पोजीशन क्या है वर्ल्ड इकॉनमी में। करंट जो फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग ये कोटा डिसाइड होता है उसका ये है कि जीडीपी की 50% वेटेज है। कोई कंट्री कितना ओपन है, ओपननेस कितनी है उसकी मार्केट में, वो 30% वेटेज है उसकी। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी कितनी है, ये 15%। और इंटरनेशनल रिजर्व जो है उनकी वेटेज है 5%। और ये कोटा जो है वो फिक्स नहीं होता, इसको रिव्यू किया जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा। और अगर कोई किसी कंट्री के कोटा में कोई चेंज है तो 85% मेजॉरिटी के साथ जो वोटिंग पावर है उस हिसाब से उस कंट्री का जो कोटा है उसको चेंज किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो कंट्री जो है उसकी कंसेंट के बिना उसका कोटा आईएमएफ चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता। तो कोटा के हिसाब से लार्जेस्ट जो मेंबर है आईएमएफ का वो है यूएस से, जिसका एसडीआर है 82.99 बिलियन। और स्मॉलेस्ट कंट्री है तुवालू, जिसके एसडीआर हैं 2.5 मिलियन। और इंडिया का जो कोटा है वो है 2.76%। और परसेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो यूएस से जो है वो 17% उसका कोटा बनता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का कोटा कितना है। और इंडिया इस समय आईएमएफ में है 8th पोजीशन पे और हमारे वोटिंग शेयर्स हैं 2.64%। एसडीआर क्या होते हैं? इनको लाया गया था 1969 में आईएमएफ के द्वारा। ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, इसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। एसडीआर की जो वैल्यू है वो बेस्ड होती है 5 मेजर करेंसीज़ के ऊपर, जिनमें है यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज़ रेनमिंबी, जापानीज़ येन, पौंड स्टर्लिंग। मेंबर कंट्री के लिए ये मस्ट होता है कि वो अपनी रिज़र्व का 25% गोल्ड या फिर डॉलर की फॉर्म में रखे। बाकी जो रिज़र्व होता है उसको वो अपनी करेंसी की फॉर्म में रख सकता है। आगे हम देखते हैं कि आईएमएफ के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश की जाती हैं। तो जो मेन रिपोर्ट है दो हैं वो, फर्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और दूसरी है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसके द्वारा इसके अलावा है फिस्कल मॉनिटर, रीजनल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। तो मेन इसकी दो रिपोर्ट्स हैं जो हमें
ज़रूर पता होनी चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो बाई एनुअली पब्लिश की जाती है, मतलब साल में 2 बार, और उसको पार्टली अपडेट किया जाता है 2 टाइम्स अ ईयर। ये 200 कंट्रीज़ को रैंक करती है उनकी पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से, उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। जो इस बार की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है 2020 की, उस हिसाब से ग्लोबल ग्रोथ जो है उसको प्रोजेक्ट किया गया है 4.9%, और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको प्रोजेक्ट किया गया है कि 4.8% रहेगी। और इस रिपोर्ट को यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड इनकम लेवल्स को कंपेयर करने के लिए कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनके क्या इनकम लेवल्स हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग हमारी जो 2020 में जीडीपी रहने वाली है वो है 1.9%, जो कि 2019 से काफ़ी कम हो गई है, और लेकिन 2021 में ये सुधरने के आसार हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है असेसमेंट कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है हमारा, मार्केट्स एंड एड्रेस एमर्जिंग मार्केट फाइनेंसिंग इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ये फोकस करती है करंट मार्केट कंडीशंस के ऊपर, और हाईलाइट करती है सिस्टमेटिक इश्यूज जो के रिस्क पोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही था। धन्यवाद।